अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हुदा माजिद है और आप हैं इस वक्त जोया अली शाह के सेकंड चैनल फिक्शन फ्रेंजी नॉवल पर। इश्क रोमांच शाह की एपिसोड नंबर 70 है। चलें स्टार्ट करते हैं। अब्दुल रहमान ने अपनी माँ के साथ चिपकते हुए सवाल किया। इसके पीछे अब्दुल्ला भी अपनी मामा की टांगों से चिमट चुका था। दोनों की हरकतें एक जैसी थी, इनके दोनों की तबीयतें भी एक दूसरे से मिलती जुलती थी। दोनों ही एक दोनों एक ही तरह के बेहद पॉसेसिव थे। इसका रीजन शायद ये था कि दोनों ट्विंस थे। दोनों हमेशा अपनी माँ के बेहद करीब रहना चाहते थे। शामिर दोनों हाथ बांधे हुए अपने शहजादों को देख रहा था, जो इसकी प्यारी सी बीवी को नीचे बिठाकर गांव में मीठे मीठे बोसे दे रहे थे। और वो बेचारा तरसी हुई निगाहों से ये मंजर देख रहा था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरा बच्चा, हम लीट हो गए थे, इसलिए आपको नहीं बताया। मिरहा ने प्यार से वजाहत देते हुए अपने बेटों को सीने से लगाया और इन्हें चूम लिया। मैं भी तुम दोनों का बाप हूँ, कभी मुझे भी मिल लिया करो बेटा। शाहमीर, जो पहले ही अपने अधूरे अरमानों पर अफसोस कर रहा था, मायूस लहजे में बोला। मिरहा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बेटों को मजीद गले लगा लिया। तुम मुझे जला रही हो? शामिर ने हसरत से इसे देखते हुए नजरों से कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बेटों की तवज्जो अपनी तरफ मदबूजल करे। मिरहा मुस्कुराकर नवी में सर हिलाते हुए सब खामोशी से देख रही थी। दोनों बच्चे अपनी माँ की गोद से निकलकर बाबा की तरफ लपके थे। शामिर नीचे घुटनों के बल बैठ गया था और दोनों को अपने बाजों में भर गया था। हाँ मेरे शहजादों, इसने प्यार से कहा और इन्हें सीने से लगाकर एक लम्हे के लिए रुक गया था, जैसे वो इस मोहब्बत को दिल में जज्ब कर रहा हो। फिर एक ही झटके में दोनों को उठा लिया। अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान दोनों अपने बाबा के गले में बासु डाले खिलखिलाकर हंस रहे थे। इनकी मासूम हंसी ने कमरे को खुशियों से भर दिया था। बाबा, आज हम आपके साथ सोएंगे, दोनों ने बेखटक कहा। शामिर के होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन दिल ही दिल में इसने अधूरे अरमान फिर से तड़प उठे थे। ठीक है मेरी जान, आज तुम दोनों हमारे साथ ही सोओगे। शामिर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, लेकिन मिरहा की जानिब देखते हुए एक गहरी सांस भी ली थी। मिरहा इसे छेड़ने वाले अंदाज में देख रही थी। हंसो मत, इसने मसनूई खफगे से कहा, और मीट को फोन करो कि वो मेरी प्यारी बेटी को भी यहाँ ले आए। जब भी दोनों शहजादे हमारे साथ हो सकते हैं, तो मेरी शहजादी क्यों दूर रहे? मीरा ने हंसते हुए फौरन फोन उठाया और मेड को कॉल करते हुए हिदायत दी कि गुड़िया को सामान के साथ कमरे में ले आए। कमरा मोहब्बत, मासूमियत और खुशहाल फैमिली की खुशियों से भर गया था। शाह, प्लीज मेरी बात तो सुने। मीरब ने घबराकर शाह के हाथ में हाथ थाम लिया और बेचैनी से अपनी बात समझाने की कोशिश की। मीरब प्लीज। शाह ने गहरी सांस लेते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर मीरब की आंखों में नमी ने इसे रोक दिया था। अब यूँ रोकर तुम खुद को सही मत साबित करना, और ना ही तुम कर सकती हो। तुमने जो किया वो गलत था, गलत है और हमेशा गलत ही रहेगा। रोमांचा की आंखों में गुस्से की लहर थी, जैसे अंगारे बरस रहे हों। मगर इसके बावजूद उसने मीरब के हाथ से अपना हाथ झटक कर छुड़वाया नहीं था। शायद कहीं दिल के किसी कोने में भी वो बेबस था। मुझसे गलती हो गई, मान तो रही हूँ। प्लीज आप मुझसे नाराज मत हो। आप चाहें तो गुस्से में मुझे सजा दे दें। मैं जानती हूँ सब मेरी गलती है। मेरी ही आवाज लरज रही थी, आंखें नम थी, और वो जबरदस्ती रोमांचा के मजबूत बाजुओं को थामे खड़ी थी, जैसे अपनी बात मनवाना चाहती हो। रोमांचा ने गहरी सांस ली, मगर इसकी आंखों का सख्ती भरा तासुर कम नहीं हुआ था। वो इसे देख रहा था, मगर इसके अंदर एक अजीब जंग चल रही थी, नाराजगी और बेबस मोहब्बत की। क्या सजा दूं? रोमांचा की गहरी भारी आवाज ने कमरे की फिजा को मजीद संजीदा कर दिया था। इसकी नजरें मीरा पर जम गई थी, जो पहले ही शर्मिंदगी और खौफ के मिले जुले एहसास के साथ थी। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? इसके लहजे में एक अजीब सा सुकून था, मगर आंखों में अभी भी वही सख्ती झलक रही थी, जैसे वो इसे खुद अपनी गलती का इतराफ करवाना चाहता हो। मीर अपनी नजरें झुका ली, इसके हाथ अब भी रोमांचा के बाजुओं को थामे हुए थे। जो आप चाहें। इसकी आवाज सरगोशी जैसी थी, जैसे वो खुद को मुकम्मल तौर पर रोमांचा के फैसले के हवाले कर चुकी हो। मीरब, जब तुमने उस नामहरम शख्स के सामने अपना हाथ बढ़ाया, तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? रोमांचा की आवाज में दुख और गुस्से का अजीब इम्तजाज था। क्या तुम मेरी मोहब्बत के असूलों से वाकिफ नहीं हो, या फिर मैं कहीं कम पड़ गया हूँ तुम्हें ये समझाने के लिए कि मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं? इसकी आंखों में मायूसी की गहरी लहर थी, जो मीरब के दिल पर तीर की तरह असर कर रही थी। मीरब ने डरते हुए लब खोलने की कोशिश की, मगर रोमांचा की बातों ने इसे बेजुबान कर दिया था। वो जानती थी कि इसके अल्फाज ने रोमांचा की मोहब्बत पर वार किया था। वो अब इसकी नजरें जवाब तलब थी। प्लीज माफ कर दे। मीरब की आवाज लरज रही थी, जैसे हर लफ्ज के इसके दिल से निकलकर रोमांचा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। इसके होंठ कपकपा रहे थे, नजरें जमीन पर जमी थी और हाथ बेबस थे, बेबसी से मुड़ते जा रहे थे। इसकी शर्मिंदगी इसके हर अंदाज से झलक रही थी, जैसे वो अपनी गलती का बोझ उठाने के लिए तैयार हुआ, मगर रोमांचा की नजरों का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। रोमांचा ने गहरी सांस ली, जिसकी निगाहें मीरत के झुके हुए सर पर जम गई थी। इसके दिल में एक जंग जारी थी, मोहब्बत और नाराजगी की, मगर वो खामोश रहा, जैसे खुद को कुछ कहने से रोक रहा हो। बस ये ठीक है। रोमांचा ने गहरी सांस लेते हुए सब लहजे में कहा। पहले तो जो गलती
करती हो, फिर जब मैं नाराज हो जाता हूँ तो फिर इस तरह आंसुओं में रोकर मेरी जान निकालती हो। इसकी नजरें मीरा पर मरकूज थी, जो बेबसी से सर झुकाए खड़ी थी। तो मोहब्बत में मुझे कमजोर से कमजोर करती जा रही हो। ये ना हो कि एक दिन ये मोहब्बत तुम्हारे लिए जुनून और अजाब बन जाए। रोमांचा की आवाज में इतनी शिद्दत थी कि गोया इसके दिल की सारी बेबसी और दुख बाहर आ गए। मीरा ने कांपते हुए सर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में रोमांचा की आंखों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। रोमान इससे ज्यादा मीरब की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। इसकी मजबूत दिल वाली शख्सियत की कमजोरी बस यही थी कि वो मीरब के दर्द और बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मीरब के आंसू रोमांचा के दिल को चीरते हुए अंदर तक पहुंचे। वो बेखुदी में झुककर मीरब की आंखों में गुम होने लगा था। इसके नर्म से लबों की जाली पर अपने जज्बात का इजहार करने के लिए आहिस्ता से अपने लबों को इसके करीब ले आया। इसकी खूबसूरत आंखों से नमकीन पानी के कतरों को अपने लबों से चुनकर हलक में उतारते, इसके नाजुक वजूद को हिरासत में कैद करता, अपने मजबूत सीने से लगाकर उसकी बेचैनी और इस्तिराह को खुद में समोता चला गया। शाह, कसम से मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो शाह के सीने में सर छुपाते हुए बच्चों की तरह अपनी सफाई रोते हुए बयान कर रही थी। रोमांचा के लिए सिचुएशन मुश्किल थी, क्योंकि एक तरफ तो वो सच में मीरब से नाराज था और दूसरी तरफ मीरब के आंसू रोमांचा नहीं देख सकता था। ये भी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी। सबसे पहले रोना बंद करो। तेरा रोना देखकर मेरा दिल रुकन लग जांदा है। तेरी गल का जवाब क्या मैं मिट्टी दिया? प्लीज मुझे माफ कर दें आप, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। वो रोते हुए रोमांचा की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। बस इसे अपने शाह से माफी चाहिए थी, शाह की कुर्बत चाहिए थी। वो अपने शाह को नाराज नहीं देख सकती थी। मीरब को आदत थी कि रोमांचा हर वक्त इसे अपनी पलकों पर बिठाए रखता था, इसलिए रोमांचा की नाराजगी मीरब के लिए बहुत जानलेवा थी। वो सिसकते हुए अपने आंसू उसके सीने पर गिरा रही थी। वो गुस्से के आलम में भी इसे अपनी बाहों के हिसार में कैद करके पीछे खड़ा था। माफी मत मांगो, तुमसे सॉरी कहलवाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर मीरब, मेरे खफा होने का मुझे पूरा हक है। इसके चेहरे को प्यार से हाथों के प्याले में भरते हुए, गुस्से को जब्त करने की कोशिश करते हुए, लहजे को पहले से थोड़ा सा नॉर्मल करते हुए बोल रहा था। पहले रोना बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम जानबूझकर ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा यकीन है। ये भी जानता हूँ कि तुमने वो सब कुछ बेवकूफ़ी में किया, मगर तुम्हारी बेवकूफ़ी ने जो मुझे तकलीफ दी, इसका अज़ाला तो तुम्हें करना होगा। रोमांचा मीरब के आंसू देखकर पिघलते हुए गुस्से से मोहब्बत की लौ में बहता जा रहा था। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, बताएं क्या करूँ? वो रोते हुए बोल रही थी। रोमांचा इस बंदी को क्या सजा दे सकता है जिसकी आंख में गिरते हुए आंसुओं को देखने में इसकी हिम्मत नहीं थी, मगर मीरब का माफी मांगने का अंदाज जानलेवा था। इसका प्यारा सा चेहरा आंसुओं में भीग कर और भी दिलकश लग रहा था। प्लीज बताएं कैसे मुझे आपकी माफी मिलेगी? कान पकड़कर ऊपर नीचे होकर सॉरी कहूँ या बाहर जाकर ठंडी में खड़ी हो जाऊं? मुझे तो हर हाल में आपसे माफी चाहिए। और रोमांचा से माफी मांगते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। रोमांचा हाथों के प्याले में उसके चेहरे थामे हुए मोहब्बत से देख रहा था। गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा। गुस्से के बादल छटते ही ठंडी नरम हवाएं चलने लगी थी। मतलब कि मेरी जान अपनी गलती का असाला करने के लिए हर सजा भुगतने को तैयार है। इसके आंसुओं को हाथ की पुष्ट से नरमी से साफ करते हुए वो खूबसूरती से भरपूर नजरों से देख रहा था। हाँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। हर सजा मुझे मंजूर है, बस आपकी नाराजगी नहीं चाहिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं कभी अपने शाह को दुख देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अच्छा ठीक है, अब ये रो रो कर मुझे हार्ट अटैक मत करवा देना। रोमांच के आंसू साफ करते हुए शिद्दत से बोला। ऐसी गंदी बातें मत क्या करें, मेरी उम्र भी आंख को लग जाए। वो रोमांचा के सीने में मुक्का मारते हुए रोते हुए चीख रही थी। आह, जालिम लड़की, सजा के लिए तैयार हो जाओ, अब तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अपने सीने पर हाथ रखते हुए मसनूई एक्टिंग करते हुए रोमांचा बहुत प्यारा लग रहा था। और तुम्हारी सजा ये है कि आज तुम मुझे बहुत सारा प्यार करोगे, और वो भी मेरे अंदाज में। वो शरारती नजरों से देखते हुए मीरब को अपनी बाहों में कसते हुए बोला था। क्या करोगी? वो हैरत से चीख रही थी। प्यार करोगी, और वो भी मेरे अंदाज में। रोमांचा इसके चेहरे को हाथ की पुष्ट से रब करते हुए इसकी पंखुड़ियों को उंगली और अंगूठे से गहरी नजर से देखते हुए मुस्कुराया था। जी नहीं, ये सजा नहीं है। ये तो फिर मुझे आप टॉर्चर कर रहे हैं। वो शर्माते हुए रोमांचा के सीने में सर छुपा गई थी। भला वो कैसे रोमांचा के अंदाज में रोमांचा से ही प्यार जता सकती थी? इसे तो सोचकर ही कपकपी सी तारी होने लगी थी। गलत बात है। अब तुमने खुद कहा है कि मैं जो चाहूँ तुम्हें सजा दे सकता हूँ, तो सजा होती है, फिर चाहे वो किसी भी अंदाज से दी जाए। रोमांचा ने रोमांचा इसे कंधों से थामकर थोड़ा सा पीछे करके उसका चेहरा अपने मुकाबिल करते हुए बोला था। आंखों में शरारत और थोड़ी सी सख्ती थी। शाह, प्लीज कोई सजा दे लीजिएगा। ये कैसी सजा हुई? मैं नहीं करूंगी। वो लाडले अंदाज में कहते हुए फिर से शाह के सीने में सर छुपा के, तो ठीक है, मैं फिर नाराज हो जाऊंगा। वो थोड़ा सा खफा होते हुए दोनों हाथ सीने पर बांध के अपना रुख दूसरी जानिब कर लिया। शाह, प्लीज नाराज मत हो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मगर आप जानते हैं ना मैं आप जैसी नहीं बन सकती। वो शर्मा गई थी ये कहते हुए।
सच्ची तो कह रही थी, अब रोमांचा जैसी बेबाक और शिद्दत भरी मोहब्बत वो बेचारी कैसे करती। वो तो अगर दोबारा भी और भी दुनिया में आ जाती तो भी रोमांचा का मुकाबला नहीं कर सकती थी। कहाँ वो नाजुक सी शेरनी और कहाँ वो पंजाबी शेर, मुकाबला तो कहीं भी नहीं किया जा सकता था। मगर अब रोमांचा की जिद थी तो मीरा को अपनी सजा के तौर पर अपने शाह को इस जैसी मोहब्बत करनी पड़ेगी। कोशिश नहीं, 100% होना चाहिए। वो भी जिद्दी अंदाज में कहते हुए रुख मोड़कर खड़ा था। शाह, आप बहुत गंदे हो गए हैं। आप ऐसे कभी मुझे तंग नहीं करते थे। मीरा उंगली दिखाकर खफगी का इजहार करते हुए बात तो मान गई, मगर अंदर शर्म और हया के तूफान उठ रहे थे। गंदा हूँ? अच्छा, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। पता नहीं शाह के दिमाग में क्या आया कि इसके कमर पर हाथ डालते हुए झटके से इसे अपने बेहद करीब कर लिया। इसकी नजरों में गहराई से देखते हुए शिद्दत से बोला था, आप भी मेरे हैं, सिर्फ मेरे जैसे जैसे भी हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो प्यार से कहते हुए रोमांचा के गले में बांसुर डालकर से नाक से छोटी सी नाक रगड़ते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोली थी, प्लीज मीरा, दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना। रोमांचा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, ना तो तुम्हें किसी के साथ बांट सकता है और ना ही किसी की नजरें तुम पर बर्दाश्त कर सकता है। वो गहरी सांस लेते हुए इसे अपनी बाहों के हिसार में मजबूती से कैद करते हुए शिद्दत से बोल रहा था, तुम्हारी तरफ देखने वाली आंखों को मैं नोच दूंगा। देखना तो दूर की बात है, मुझे तो ये भी मंजूर नहीं कि मेरे सिवा कोई तुम्हारा जिक्र भी करे। रोमांचक की आवाज में शिद्दत और लहजे में जुनून था जो मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। शाह, आपकी बातें मुझे एहसास दिलाती हैं कि मैं कुछ खास हूँ या फिर बहुत खास। आपकी बातें मुझे किसी और दुनिया में गुम कर देती हैं। वो आहिस्ता से नजर झुकाकर बोली, जैसे इसकी रूह में भी किसी लम्हे शाह की मोहब्बत में कैद थी। तुम खास नहीं, बहुत खास हो। रोमांचा का इश्क कभी मामूली हो ही नहीं सकता, और तुम मेरा इश्क हो और गुम हो भी जाओ तो मेरे पास रहो, क्योंकि तुम्हारा कोई हक नहीं है कि मेरे दिल के सिवा किसी और जगह का रुख करो। रोमांचा ने इसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम कर अपनी मोहब्बत मुकम्मल की। इसकी गहरी आंखों में देखते हुए एक दफा फिर अपना दावा दोहराया, मेरी जान, लोगों की नज़रों पर पहचानना सीखो और मेरे जुनून को समझना सीखो। बड़ी मोहब्बत से शाह इसे समझा रहा था। जी, आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे मेरी शाह को तकलीफ हो। पता नहीं ये गलती मुझसे कैसे हो गई। वो शर्मिंदा सी हो रही थी। कोई बात नहीं, गलती इंसानों से होती है। शायद मैंने तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। जाने शाह, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, मगर इस शख्स की नज़र जिस तरह तुम्हें देख रही थी, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सका। अगर मुझे इसका खौफ खुदा ना होता, तो ये डर ना होता कि वो एक दुकानदार और गरीब आदमी है, तो मैं इस शख्स को वहीं ढेर कर देता। रोमांच के लहजे में गुस्से की तपिश और आंखों में शिद्दत नुमाया थी। शाह, प्लीज खुद पर काबू रखिएगा, आपका गुस्सा मुझे डरा देता है। मीरब ने नरमी से उसका हाथ थामकर तसल्ली देने की कोशिश की, मगर रोमांचा की नजरों में अभी भी वो मंजर कैद था जब इस शख्स ने मीरब की जानिब नजरें उठाई थी। मैं अपने ज़ब्त की आखिरी हद पर था। मीरब, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से था कि मैं खुद को ना रोका, वरना मैंने कभी अपनी मोहब्बत पर किसी की नजर भी बर्दाश्त नहीं की। शिफा, मुझे पता है कि आपके लिए ये बर्दाश्त करना कितना मुश्किल था, लेकिन प्लीज अपना गुस्सा मेरे लिए छोड़ दीजिए। मीरब ने धीरे से इसके चेहरे पर हाथ रखकर इसे नरमी से मुखातिब किया था। वो अपने शाह के दिल की हालत से अच्छी तरह से वाकिफ थी। वो इस वक्त सिर्फ मीरब की मोहब्बत ही इसके गुस्से को ठंडा कर सकती थी, जिस गुस्से को वो बार बार दोहरा रहा था। वो फिर से उजागर होकर इसके हवासों पर छा रहा था। मीरब, ये गुस्सा तुम पर नहीं है, ये गुस्सा उस लम्हे पर है जब किसी की जुर्रात हुई तुम पर नजर डालने की। रोमांचा ने सख्त लहजे में कहा, मगर इसकी आंखों में मोहब्बत की शिद्दत वासे थी। आप इसको दफा करें। आपको पता है ना, मेरी दुनिया आप है। मैं किसी की नजर के मायने नहीं समझती, मैं सिर्फ आपके जज्बात को समझती हूँ। मीरब के लहजे में मोहब्बत का यकीन था। मीरब की मोहब्बत पर, मीरब के वक्त पर, मीरब के जिस्म पर सिर्फ आपका हक है, और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये हक मीरब मीरब कभी खुद ख्वाब में भी किसी को नहीं दे सकती। मीरब ने नजर झुकाए हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। वो अपने दिल की हर बात को अल्फाज में कैद कर रही थी, ताकि इसके इश्क को राहत मिल सके। इसका शाह तकलीफ में हो और मीरब कैसे सुकून में रह सकती है। जानशाह, तुम्हारी यही बातें तो मेरी मोहब्बत को और भी जुनून में बदल देती हैं। इसके नाजुक से कमर पर हाथ रख करते हुए रोमान शाह मीरब के वजूद की रनाइयों को महसूस कर रहा था। इसकी कुर्बत हर हर बेचैनी को सुकून में बदल रही थी। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मेरे लिए और खास बना देती है। रोमान शाह ने धीरे से इसे हाथ को थामकर अपने लबों से लगाया, गोया अपने जज्बात का इजहार करने का यही बेहतरीन जरिया था। शाह के लबों की जंबिश मीरब के वजूद में सनसनाहट से दौड़ा रही थी। शाह, आपको पता है, जब मैं पहली बार आपसे मिली थी, आपको याद है, मैं आपके साथ मॉल में टकराई थी, और जब मेरी नज़र आप पर पड़ी, बेख्तियार मैंने सोचा था कि इतना खूबसूरत शख्स मेरा हो जाए। पहली बार मीरत के दिल ने किसी को पसंद किया था। पहली बार कोई मुझे मेरे मयार से भी कहीं ज़्यादा अच्छा लगा था। पहली बार मुझे लगा कि मर्द इतना खूबसूरत हो सकता है, वरना मुझे लगता था कि खूबसूरत हीरोज़ सिर्फ़ फ़िल्मों में होते हैं। मुझे लगता था कि हीरोज़ को भी सिर्फ़ खूबसूरत दिखाने के लिए
डेंटिंग पेंटिंग की जाती है। आपको देखकर मुझे लगा कि मर्द सच में भी इतना खूबसूरत हो सकता है, वो भी बगैर डेंटिंग पेंटिंग के। वो शाह के गले में दोनों हाथों डाले पट-पट बोले जा रही थी। वो बच्चों की तरह अपना दिल खोलकर शाह के सामने रखती जा रही थी। रोमान शाह खामोशी से ऐसी बातें सुनकर महसूस हो रहा था। आपको पता है, जब मैंने आपको पसंद किया तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं तो आपको पसंद कर आ ही जाऊँगी। मुझे लगता था कि कोई भी लड़का मुझे रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, मगर मुझे यकीन नहीं था कि आप मुझे रिजेक्ट कर देंगे। मुझे खुद पर इतना गुरूर था कि कोई भी मीरब को रिजेक्ट नहीं कर सकता, मगर आपने तो मेरे गुरूर को मिनटों में खाक में मिला दिया था। मीरब की आवाज़ में एक तल्ख़ सच्चाई थी, जैसे वो माज़ी की तकलीफ को दोबारा से झेल रही हो। मगर आपके इनकार ने मीरब को गुरूर की सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और मुझे इस वक़्त समझ आई कि मैं इतनी भी आला और खूबसूरत नहीं कि मुझे रोमान शाह पसंद करे। रोमान शाह की आँखों में बेतहाशा मोहब्बत की गहराई थी, मगर साथ ही कुछ पछतावा भी। उसकी नज़रें मीरब के चेहरे पर थीं, जहाँ एक मासी की तकलीफ छुपी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि आपको पाने के लिए मुझे दुआएँ करनी पड़ेगी। मीरब की आँखों में मासी की तल्ख़ यादें और खामोश सा दर्द था। ये सच था कि इसने अपनी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। रोमान शाह ने इसकी बातों को गहराई से सुना और नरमी से इसे इसकी आड़ में कैद किए रखा। रोमान शाह खामोशी से इसकी बातें सुन रहा था, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी। मीरत के दिल की बातें सुनकर वो अपने आप को रोक न सका। इसका दिल भर आया और इसको अपने तरफ मजीद खींचना अपनी बाहों में कसता जा रहा था। जाने शाह तुम्हारी ये बातें मुझे कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर देती। रोमान शाह ने आहिस्ता से कहा, इसकी आवाज़ में गहरा दर्द और मोहब्बत की शिद्दत थी। तुम्हारा हर लफ्ज़ मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तुम जान हो मेरी, इस गुज़रे वक़्त को भूल जाओ। शाह को इस वक़्त पर शर्मिंदगी थी जब इसने मीरत को रिजेक्ट किया था। देख लो, तुमने मुझे दुआओं में माँग कर पा लिया। वो लम्हा कबूलियत का था और मैं तुम्हें मिल गया और तुम मुझे। तुम्हारी दुआ ने तुम्हें ही खुशी नहीं दी, मेरी ज़िंदगी बदल दी। अगर तुम इस लम्हे ये दुआ नहीं करती तो मुझे जानिशा कैसे मिलती? मैं तो ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हों से महरूम रह जाता। मीरब के माथे पर मोहब्बत से बोसा देते हुए रोमान शाह की आंखों में मीरब के लिए बेतहाशा मोहब्बत थी। पता है शाह, जब आपने इनकार किया था और मुझे बहुत कुछ कहा था, क्योंकि मैं वैसी नहीं थी आप जैसी आपको बीवी चाहिए थी, और जब मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, इस वक़्त सच में मैं हार मान चुकी थी। मैंने मान लिया था कि आप मुझे नहीं मिल सकते, क्योंकि आप मुझसे बहुत मुख्तलिफ थे। फिर जब शाहमीर भाई ने मेरा निकाह आपसे करवा दिया, इसके बाद जब आपने मुझे वेडिंग नाइट पर रूम से बाहर निकाला, आप जानते हैं कि इस वक़्त बहुत रोई थी। इस वक़्त भी मैंने हार मान ली थी। मुझे लगा था कि आपकी मोहब्बत मुझे कभी नहीं मिल सकती। उमासी के पन्नों के वर्क हटाते हुए इस वक़्त मैं जा ठहरी थी जब रोमांचा को मीरब से नफ़रत थी और मीरब इस वक़्त भी रोमांचा को दिलो-जान से चाहती थी। हाँ, मीरब, अब ये सच है कि तुम मुझसे मुख्तलिफ थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम खुद को इस तरह मेरे सांचे में ढाल लोगी कि मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत हो ही नहीं सकती। तुमने मेरे लिए अपने अंदाज़ को बदला, अपने लिबास को बदला। मैं तुम्हारा शुक्रगुज़ार हूँ। चेहरे से बालों की लटों को उँगलियों से हटाते हुए नज़रें इसके चेहरे पर मरकूज़ किए हुए धीमे-धीमे लहज़े में बोलते मीरब के दिल की धड़कनों में उतर रहा था, आपको मेरा शुक्र अदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बदले में रोमांचा मिला, आपकी बेतहाशा मोहब्बत मिली, आपके दिल पर हुकूमत मिली। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। जिस पर दुनिया मरती है, वो मुझ पर मरता है, ये मेरी जीत हुई ना। वो खुद पर नाज़ करते हुए, मुस्कुराते हुए बोल रही थी। इसकी मुस्कुराती पंखुड़ियाँ रोमांचा को गुस्ताखी पर मजबूर कर रही थीं। बात करते हुए पंखुड़ियों पर हल्की सी नमी हमेशा रोमांचा को अपनी जानिब खींचती थी। इस वक़्त वो भी बेकाबू होते हुए इसकी गर्दन के पीछे हाथ ले जाते, मोहब्बत की शिद्दत में बहते हुए उसकी पंखुड़ियों पर झुकते हुए कैद कर गया। पूरी शिद्दत से पंखुड़ियों के से शबनम के नर्म कतरे चुनते हुए वो उसकी सांसों में गुम होता जा रहा था। लबों से मिठास और हलक में उतारते हुए वो इस वक्त इसकी कुर्बत में मुकम्मल तौर पर गुम हो चुका था। पंखुड़ियां तो जैसे शाह के लबों की हरारत में गायब हो गई थी। हर लम्स में एक नया जज्बा था जो इसकी पंखुड़ियों को जला रहा था। वो मोहब्बत की तपिश में खुद को गुम महसूस कर रही थी। नाजुक से वजूद को बाहों में भरकर पास पड़े हुए सोफे पर बैठा इसको अपने गोद में बिठाते हुए प्यार से होंठों को कैद किए हुए था। वो अपने प्यारे शाह के सामने बेबस एक एक सांस के लिए अपने शाह की मोहताज थी। सांस एक दूसरे की सांसों में मुंतकिल हुई और शिद्दत बढ़ती जा रही थी। वो रोमांच की मोहब्बत में बहकते हुए उसकी गुर्बत में पूरी तरह से गर्क थी। वो बहकते हुए इसके नाजुक से वजूद से पर्दे हटाते हुए जमीन की नजर करते, गर्दन पर झुकते हुए लम्स पखेड़ते इसे अपनी मोहब्बत में कतरा कतरा डुबो रहा था। मखमली गर्दन पर लाल छोटे-छोटे दायरों से भरती हुई वो दिलकश लग रही थी। वो अपने दिए हुए निशानों को देखकर खुमानी से मुस्कुराते हुए इसकी मोहब्बत की गहराई में डूबी हुई बारीक शफ्ट में उंगलियां उछाते हुए कंधे से नीचे तो सरकाते नरमाहटों की तरफ इतराफ में दोनों हाथ रखते हुए शिद्दत से झुका था। वो इस लम्हे को हमेशा के लिए अपने अंदर समेटना चाहता था। नर्म मखमली धड़कनों को लबों से नीचे महसूस करते हुए इसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन में मोहब्बत की शिद्दत गूंज रही हो। नरमाहटों पर रुमान शाह के लबों की हरारत महसूस होते हुए भी वो बेखुदी में गुम थी। इसे शिद्दत से सोफे पर लेटाते हुए, शर्ट के बटन खोलते, फर्श पर फेंकते, फिर से नाजुक धड़कनों पर चुभते हुए हर रनाई पर हर नर्म लम्स नरम गरम लम्स छोड़ रहा था। वो इस लम्हे
इसके जिस्म और रूह में पेवस्त होकर इसे पा लेना चाहता था। जिस शिद्दत को महसूस करते हुए वो सिसक रही थी, वो रोमांच ऐसी मोहब्बत की तवक्को इससे कर रहा था जो मीरत के बस की बात नहीं थी। वो लम्हा-लम्हा रोमांचा की मोहब्बत की तपिश में जलते हुए बिखर रही थी। वो बिखरते हुए वजूद को खुद में समेटता जा रहा था। रात का कोई गैर मामूली पहर था जब दिलावर की आंखें फोन की मुसलसल बजती बेल से खुली थीं। आंखों में नींद की थकावट और सर दर्द के बावजूद वो मुश्किल साय टेबल पर रखे मोबाइल तक पहुंचा। जैसे ही इसने मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाते नंबर पर पड़ी, इसकी आंखें फौरन खुल गई। एक लम्हे के लिए इसने फिदा को देखा जो गहरी नींद में इसके बाजू पर सर रखे हुए सो रही थी। आहिस्ता से इसने फिदा के सर के नीचे से अपना बाजू निकाला और बेड से उतरकर जल्दी से चप्पल पहनते हुए मोबाइल को हाथ में लेकर बेड से दूर जा खड़ा हुआ। फोन उठाते ही घबराहट के आलम में इसने फौरन फोन कान से लगा लिया। वो जानता था कि जो शख्स फोन पर था से बात करने की बहुत जल्दी थी। जी सर। दिलावर का लहजा मोहतात, अदब से लबरेज और साथ ही डरा हुआ भी था। ऐसा लग रहा था कि फोन की दूसरी जानिब जो भी शख्स था वो बहुत बासर था। अरसा खौफ दिलावर के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। इसकी आवाज में इज़्तिराब और एहतराम का इम्तिज़ाज था, जो इस बात की निशानदेही करता था कि इसके लिए गुफ्तगू अहमियत रखती है। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सर प्लीज़ आप इसे कोई भी नुकसान न पहुँचाएँ। दिलावर का लहजा बेहद मोहतात और आजिज़ था। इसकी आवाज़ में खौफ और एहतराम की वाज़ेह झलक थी। सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मुझे थोड़ी-सी मोहलत दें। इस वक़्त डिप्टी कमिश्नर चौधरी वजदान भी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहकर भी नहीं कर सकता। दिलावर की आवाज़ में इज़्तिराब और दिली दरख्वास्त थी। सर प्लीज़ सॉरी। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा। आप मेरी बात सुनें प्लीज़, समझने की कोशिश करें, इसे कोई नुकसान ना पहुँचाए। दिलावर की आवाज़ में मुसलसल सोज़ और गहराई थी, जो इसकी बेबसी और खौफ को ज़ाहिर कर रही थी। सर प्लीज़ मेरी बात तो सुनें। दिलावर के चेहरे पर रंग बदलते जा रहे थे, इसके जज़्बात इसकी बातों से ज़ाहिर हो रहे थे। इसकी सूरत-ए-हाल में बेचैनी और संजीदगी वाज़ेह थी और इसके अल्फ़ाज़ में सस्पेंस का तासुर शिद्दत से उभरता जा रहा था। दिलावर आँखें बंद किए हुए मुट्ठियों को भींचे हुए खुद पर ज़ब्त कर रहा था। शायद मुकाबिल ने इसकी बात नहीं सुनी थी। वो अपनी सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया था। दिलावर के चेहरे पर परेशानी की गहराई वाज़ेह थी, जैसे वो किसी संगीन सूरत-हाल का सामना कर रहा हो। इसकी आँखों में बेचैनी और दिल की धड़कन में तेज़ रफ़्तार एक-दूसरे को जीतने की तगो-दो की दास्तान समाई हुई थी। दिलावर ने गहरी सांस ली और एक नज़र सोई हुई फ़िदा की तरफ देखा, जो गहरी नींद में थी। इसके दिल में एक अजीब-सी बेबसी थी, जिसे वो कहना चाह रहा हो कि मगर कह ना पा रहा हो। वो जानता था कि जो कुछ भी था वो किसी को नहीं बता सकता था। दिलावर की आंखों की नमी की लकीरें वाज़ेह थी। वो ऐसा लगता था कि वो अंदर ही अंदर टूट रहा है। क्या वो रो रहा था? हाँ, वो सच में रो रहा था। बेड पर बैठकर जैसे एक बच्चा वो खामोशी से अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था, मगर दिल की गहराई में बिखर चुका था। फ़ोन की दूसरी जानिब कौन था? वो क्या होने वाला था? ये सवाल सिर्फ दिलावर के दिल में था, जिसका जवाब वो अकेला जानता था। दिलावर रोते हुए बार-बार छत की जानिब देख रहा था। उसकी नज़रें खाली, जैसे वो किसी गहरे कर्ब में डूबा हुआ हो। शायद वो अपने अल्लाह से मदद मांग रहा था या फिर अपने दुख अपने रब को सुना रहा था, क्योंकि इस वक्त इसके दिल का हाल किसी और को नहीं पता था। इसकी आंखों में एक गहरी कशमकश थी, जिसे वो अपने अंदर की अना को शिकस्त देकर अपनी कमजोरी और दर्द को रब के सामने रखना चाह रहा हो। दिलावर के चेहरे पर परेशानी और अज़ियत की झलक थी। इसकी आंखों से निकलते आंसू जैसे इसकी बेबसी का सबूत थे। वो जानता था कि कोई नहीं जानता कि इस पर क्या गुजर रही है, और वह इस वक्त खुद को बेइंतहा इतना तन्हा महसूस कर रहा था, जैसे दुनिया भर का बोझ इसके कंधों पर हो। ये लम्हे, ये दुख, ये खामोशी दिलावर के दिल पर गहरे नकूश छोड़ गए थे, जो ना कभी मिट पाएंगे, ना ही कोई समझ पाएगा। रोमांचा गहरी नींद में था, लेकिन बार बार अपने चेहरे पर कुछ महसूस कर रहा था, जैसे कोई नर्म सी चीज इसकी नींद में खलल डाल रही हो। नींद में मध्यम से हाथों की हरकत करते हुए वो इस चीज को दूर करने की कोशिश करता रहा, मगर बेइख्तियार शाह ने मुसलसल गहरी आंखें खोल दी, और वो सामने का मंजर देखकर इसके लब मुस्कुरा दिए। वो चीज कोई और नहीं बल्कि मीरत के रेशमी बालों के सिरे थे, जो वो जानबूझकर शाह के चेहरे पर फेर रही थी, ताकि इसकी नींद में खलल डाल सके। रोमांचा की आंखों में नींद की सुस्त सुस्त चमक थी, मगर इनमें छुपे लाल डोरे एक खतरनाक खूबसूरती पैदा कर रहे थे। इसने हंसकर गहरी सांस ली और फिर नरमी से हाथ मीरत की कमर के पीछे ले जाते इसे अपने ऊपर झुका लिया। ये क्या है मेरी जान, सुबह सुबह मुझे तंग कर रही है? रोमांचा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली जब इसकी नजर मीरत के चमकते हुए चेहरे पर पड़ी, और इसके बाल रोमांचा के चेहरे पर बिखर गए। रोमांचा ने नरमी से उंगलियों से इसके बालों को कान के पीछे करते हुए प्यार भरी नजर से इसकी तरफ देखा। तंग नहीं कर रही थी, उठा रही थी। रोमांचा के गाल पर हाथ रखते हुए इसकी दाढ़ी पर उंगलियां फेरते हुए मीरत ने कहा। इसकी नजर रोमांचा की खूबसूरती पर मरकूज थी। सालों बाद जब भी वो सुबह उठकर अपने शाह के चेहरे का दीदार करते, मीरत को हर दिन अपने शाह का चेहरा पहले से ज्यादा प्यारा लगता। मीरत की मोहब्बत में जो दीवानगी और कशिश थी, वो सालों बाद भी कम नहीं हुई थी। रात के हसीन गुर्बत के बाद भी
इसे अपने शाह के करीब होने पर दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी, जैसे वो बाहर आकर कोई नया एहसास पैदा कर रही हो। और इतने प्यार से, अगर तुम उठाओगी तो अगर मेरा उठने को दिल ना किया। मैं शरारती नजरों से देखते हुए प्यार प्यार से इसके माथे पर लब रखकर चूमते हुए बोला था, जी नहीं, आपको उठना पड़ेगा क्योंकि फजर की अजानें हो रही हैं। मीरा अपनी उंगली के इशारे से बाहर की सिमत में से आती हुई हल्की हल्की अजानों की आवाज की तरफ ध्यान बटाया था। मतलब मुझे फजर की नमाज के लिए उठाया जा रहा है? जी। तो ठीक है, हाँ तो फिर मुझे उठने दो। वो मुस्कुराते हुए अपने लफ्जों का मजा लेते हुए मुस्कुरा दिया था। मीरा बेड से नीचे खड़े होते हुए अपनी नाजुक सी हथेली शाह के सामने फैलाए हुए थे। शाह को मीरा का हाथ पकड़कर थोड़ी सी सपोर्ट लेकर उठना बहुत अच्छा लगता था। मीरा अपने शाह की सादत को हमेशा कायम रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कभी भी रोमांच अपनी आदत छोड़े। जब मीरा और रोमांचा दूर होते तो सुबह उठते ही वो लम्हा हमेशा याद आता था। रोमांचा ने मुस्कुराते हुए अपना भारी बालों से भरा हुआ बाजू उठाया और अपने बाजू को इसके नाजुक सी हथेली पर रखते हुए पकड़ लिया। थैंक यू, वो कहते हुए बेड से उतरकर चप्पल पहनकर वजू करने के लिए वॉशरूम में चला गया, क्योंकि मीरा पहले ही वजू कर चुकी थी। बाद में आकर इसने शाह को उठाया था। रोमांचा जैसे ही वजू करके बाहर निकला, मीरा वो रोमांचा दरवाजा खोलकर नमाज वाले एरिया की तरफ आ रहे थे। दोनों एक साथ चलते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे अभी भी उम्रा की नियत से कमरे के से निकले हों। निकला निकला सा रूप, इनका रूप, फ्रेश फ्रेश चेहरे और नमाज के लिए जाते हुए बहुत हसीन लग रहे थे। ब्लैक रंग के हिजाब में लिपटा हुआ मीरत का चेहरा चौधरी की चांद की माने चमक रहा था। कंधों पर गर्म शाल डाली हुई थी, क्योंकि यहाँ पर सर्दी हद से ज्यादा थी। मुलाजिम घर में हर इंतजाम बेहतरीन तरीके से संभाले हुए थे और यहाँ का स्टाफ बहुत एक्टिव था। और रोमांचा ब्लैक कलर की शाल कंधों पर डाले हुए मीरब का हाथ थामे साथ साथ चल रहा था। रोमांचा जैसे ही मीरब का हाथ थामे हुए नमाज के एरिया की तरफ आया, वहां पहले से ही हीटर जला दिए गए थे, मगर वहां पर कोई भी नमाज के लिए मौजूद नहीं था। रोमांचा को हैरत हुई थी, अभी तक कोई भी नमाज के लिए नहीं आया था। एक तरफ मर्दों के लिए नमाज का इंतजाम था और दूसरी तरफ औरतों के लिए। रोमांचा के फार्म हाउस में नमाज के लिए इंतजाम हमेशा से बहुत अहमियत रखता था। इसने दिलावर से कहकर फार्म हाउस में नमाज के बेहतरीन इंतजाम किए थे, जहाँ बड़ी बड़ी अलमारियों में सजे हुए इस्लामी किताबें और कुरान पाक थे, जो दीन की तरफ खींचते हुए महसूस होते थे। खूबसूरत मखमली जाए नमाज पीछे हुए थे। ऐसे लगता था जैसे एक पुरसुकून खास और अलग मकाम पर आ गए हूँ, जहाँ दुनियादारी का शोर नहीं था। और ऊपर से वादी नीलम का ठंडा माहौल, ये फार्म हाउस जन्नत नुमा लगता था। रोमांचा सोच ही रहा था, क्योंकि कोई भी नमाज के लिए नहीं आया था। इतने में डॉक्टर शाहजेब और हुमा वजू करके वहां पहुंच चुके थे। डॉक्टर शाहजेब भी नमाजों का पाबंद था। अस्सलाम वालेकुम, शाहजेब ने आते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, वो नाम का मुसलमान क्यों नहीं आया? रोमांचा ने सलाम का जवाब देते हुए अहमद के बारे में पूछा, क्योंकि इनमें से अहमद अलवी नमाज़ों का ज़्यादा पाबंद नहीं था और रोमांचक को हमेशा से इसी बात पर इख्तलाफात रहता था। नहीं, मुझे तो नहीं पता। वैसे भी फजर के टाइम इस बंदे के लिए उठना थोड़ा मुश्किल होता है, शाहजेब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हुमा और मीरा भी एक दूसरे को सलाम करते हुए लेडीज के इंतजाम वाले रूम में चली गई थी, नमाज अदा करने के लिए। तुम जरा नमाज शुरू करो, मैं इसको उठाकर लाता हूँ। रोमान शाह ने शाहजेब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और अहमद के कमरे की तरफ बढ़ा, क्योंकि रोमान शाह को कहाँ सबर आ रहा था कि अहमद सोया हुआ है और नमाज नहीं पढ़ी। बेशक रोमान शाह ऐसा ही दोस्त था, जो अपने दोस्तों को घसीट कर अपने साथ नमाज पढ़वाता था, ताकि कल को खुदा ने जन्नत में जगह दी तो इन कमीनों के बगैर वो क्या करेगा। वो सोच रोमान शाह जैसे दोस्त पर ही फिट बैठती है। अल्लाह तेरे जैसा दोस्त सबको दे। रोमान शाह के जाने के बाद शाहजेब ने मुस्कुराते हुए सोचा और नमाज के रूम में चला गया। कुछ ही देर में आसिम शाह और शिफा भी नमाज के लिए पहुंच गए थे। ठक ठक ठक, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज ने पूरे कमरे की खामोशी तोड़ डाली। रोमान शाह का चेहरा संजीदा था, जबकि उसके जहन में अहमद को नमाज के लिए उठाने का मिशन था। अहमद और माही गहरी नींद में डूबे हुए थे। दरवाजे पर खटखट की आवाज ने माही की नींद को बेदार कर दिया था। नींद से बेदार होते ही साइड टेबल से लैंप चलाते हुए उसने एक नजर सोए हुए अहमद पर डाली थी, जो गधे घोड़े बेचकर आराम से सो रहा था। नींद की खुमारी से भरी हुई आंखों से माही ने दरवाजा खोला और सामने रोमान को पाया। माही को अंदाजा था कि रोमान शाह अहमद को नमाज के लिए उठाने के लिए आया है, क्योंकि रोमान शाह की नमाज वाली फितरत से सब वाकिफ थे। रोमान शाह कम उम्री से ही नमाज पढ़ने का आदी था, इसलिए सब इसकी इस आदत से वाकिफ थे। बच्चे, जरा इसको उठाकर बाहर भेजो नमाज के लिए। माही की तरफ नजर भरकर रोमान शाह ने नहीं देखा था। वो तो कभी इस तरह से डिस्टर्ब करने के लिए भी नहीं आता, मगर अहमद को रोमांचा के अलावा कोई उठा नहीं सकता था। वो बहुत ढीठ था, और खासकर फजर की नमाज में तो इस बंदे का उठना बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसा नहीं था कि वो नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज से पढ़ता था, मगर फजर की नमाज बहुत गफलत करता था और बाकी नमाजों के लिए पूरी तरह से पाबंद भी नहीं था। इसलिए रोमांचा को सुबह सुबह इसके कमरे का रुख खुद करना पड़ा। जी भाई, मैं उठाती हूँ, माही ने मुस्कुराते हुए कहा और कदम बढ़ाए। वो वापस पलटी और अहमद के करीब आकर इसे अच्छी तरह से हिला डाला। क्या है यार? नींद में सर इधर उधर करते हुए थोड़ा सा हिला, फिर सो गया। रुमान भाई उठा रहे हैं, नमाज के लिए उठ जाए। माही की आवाज भी नरमी थी।
यार मैं बाद में उठकर पढ़ लूंगा, अहमद ने गहरी नींद में बेजार होकर कहा। क्यों, घड़ी की सुइयां तुम्हारी पाबंद है? उठो और हमारे साथ नमाज पढ़ो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रोमांचा की आवाज में इतनी मजबूती थी कि अहमद की नींद पूरी तरह से खुल गई। अच्छा यार तुम जाओ, मैं उठ रहा हूँ, अहमद ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उठकर बाहर आओ और नमाज पढ़ो फौरन, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, रोमांचा ने सख्त लहजे में कहा। रोमांचा जानता था कि जाने के बाद अहमद फिर सो जाएगा। अच्छा यार जाओ, आ रहा हूँ, अहमद हार मानते हुए बेजारी के साथ बेड से उठा और उठकर बैठ गया। इसकी हालत ऐसी थी कि वो जैसे किसी जंग में हार कर बैठा हो। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ, सोने की कोशिश मत करना, मैं दोबारा आ जाऊंगा, रोमांचा ने फिर से कहा। यार आ जाऊंगा, सुबह सुबह पुलिस वालों की तरह मत डंडा लेकर सर पर खड़ा हो जाया करो। आ जाऊंगा, वो बेचारी सी शक्ल बनाकर ऊंची आवाज में बोला था। मैं वजू करने जा रही हूँ, आप जल्दी से आ जाए, माही ने वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। वो एक नजर अहमद पर डालकर दरवाजा बंद कर लिया था। यार तुम नमाज पढ़ने के लिए चली जाना, मुझे थोड़ा और सोने दो। सो जाइए, लेकिन अगर रुमान भाई दोबारा आए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, माही ने दरवाजा खोलते से देखा। इसे अहमद की हालत पर हंसी आ रही थी। यार तुम कह देना मेरे सर में दर्द है, अहमद ने बेजारी से कहा। क्यों, मैं सुबह सुबह झूठ क्यों बोलूं, माही ने हंसते हुए जवाब दिया। इसके मुस्कुराहट में चमक थी। मैं कहूंगी आप बिल्कुल ठीक है, मगर आपका नमाज पढ़ने का इरादा नहीं था, माही की बच्ची, मैं तुम्हें बाद में पूछूंगा, अहमद ने मदाखलत करते हुए कहा और फिर एक जोरदार तकिया उठाकर इसकी तरफ उछाला। ए मेरे प्यारे बिस्तर, अहमद ने तकिए को सीने से लगाकर अपनी बेबस आवाज में कहा। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, सच में, मैं कुछ देर और तुम्हारे साथ सोना चाहता था। इसने हाथ बेडशीट और कंबल पर फेरते हुए जैसे अपना दुख बयान किया। परेशान न हो, बेड तकिया और चादर आपसे बिल्कुल खफा नहीं, बल्कि वो तो दुआएं देंगे कि भैंसा मेरे ऊपर से उठ गया है। माही जो वॉशरूम से इसकी आवाज सुन रही थी, हंसते हुए ऊंची आवाज में बोली। माही की बच्ची सुधर जाओ, वरना रात का शावर में तुम्हारे साथ लूंगा। माही को धमकी देते हुए चिढ़कर बोला। अहमद की बात पर माही हंसकर मुस्कुराकर ब्लश करने लगी थी। फिर रूम में खामोशी छा गई। माही की आवाज बंद हो चुकी थी। वो अच्छी तरह से जानता था कि कुछ देर तक माही की आवाज नहीं आने वाली, मगर नमाज के लिए उठना तो बहरहाल जरूरी था, वरना हमारा आइडियल सांड फिर से दंदराते हुए आ जाएगा। इसने मुस्कुराते हुए सोचा। रोमांचा का ख्याल आते ही अहमद के लबों पर एक और मुस्कुराहट आ गई। अहमद अलवी रोमांचा की मोहब्बत पर रत्ती बराबर भी शक नहीं कर सकता था। वो अच्छी तरह से जानता था कि रोमांचा अपने दोस्तों के लिए हमेशा बेहतरीन करने की कोशिश में हर कदम आगे बढ़ता है। रोमांचा जैसे दोस्त जो दिल की गहराइयों से वफा और पुरअज़्म हो, बहुत कम खुश नसीबों को मिलते हैं। अहमद हमेशा इसकी कदर करता था, क्योंकि ऐसे दोस्त जो हर हाल में आपके साथ हों, वाकई जिंदगी का कीमती तोहफा होते हैं। ऐसे दोस्तों से हमेशा ऐसे दोस्तों की हमेशा कदर करनी चाहिए। दिलावर के पेशानी पर फिक्र के असरात साफ जाहिर हो रहे थे। वो मोबाइल पर मैसेज टाइप कर रहा था, मगर फिदा ने फौरन इसकी परेशानी को महसूस किया। क्या बात है दिलावर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, फिदा ने नरमी से पूछा। दिलावर ने गहरी सांस ली और चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। कुछ नहीं, नहीं बस नमाज के लिए सबको लेकर चलना है, चलो नमाज के लिए चलते हैं, इसने फिदा से कहा। फिदा की नजर उसकी परेशानी पर जमी थी। वो जानती थी कि दिलावर कुछ छुपा रहा है, मगर वो कुछ नहीं कह रहा था। दोनों खामोशी से नमाज के लिए रूम से बाहर निकले। रास्ते में अहमद और माही भी नमाज के लिए जा रहे थे। दिलावर ने अदब से सबको सलाम किया और सबने जवाब दिया। कुछ कदम आगे चलते ही मन्नत और वजदान बिर्ड भी नजर आए। दिलावर ने फौरन इनको भी सलाम किया और सब नमाज के लिए आगे बढ़ गए। दिलावर के दिल में एक अजीब खामोशी थी। वो जानता था कि ये सब उसे अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, मगर हकीकत ये थी कि इसका मकाम इनके दरमियान एक नौकर का था। ये बात इसके दिल में हमेशा से मौजूद रहती थी, चाहे वह कितनी ही कोशिश करे। दिलावर ने एक नजर चौधरी वरसान बेड पर डाली, फिर खामोशी से नमाज के लिए बढ़ गया। इस लम्हे में उसकी आंखों में कोई जवाब नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी, जैसे वह अपनी तकदीर को कबूल कर रहा हो। निशा ने जैसे ही काशान के कमरे का दरवाजा खोला, एक लम्हे के लिए इसकी सांस रुक सी गई थी। पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था, जो धुंध की तरह कमरे में फैला हुआ था। काशान कुर्सी पर बेहिस हटकर बैठा हुआ था। नजर आया, इसके सामने एक खाली ऐश ट्रे पड़ी थी, जिसमें सिगरेट के टुकड़े और राख जमी हुई थी। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, सिर्फ सकूत की गहरी खामोशी थी। निशा ने कदम आगे बढ़ाया, मगर कमरे की बेजारी ने इसके जिस्म को एकदम बोझिल कर दिया, जैसे वो इस गंदे धुएं में घुटकर रह रही हो, जहाँ कोई ताज़ा हवा नहीं आ सकती। और काशान की तरफ बढ़ी, मगर वो मुसलसल खामोश था, जैसे इसके लिए कोई भी मौजूदगी मायने नहीं रखती थी। निशा ने दिल में एक गहरा दर्द महसूस किया, मगर इसने अपनी आंखों को नम करने से बचाया और खुद को संभाल लिया। निशा ने जैसे ही काशान के कमरे का दरवाजा खोला, एक लम्हे के लिए इसकी सांस रुक सी गई। पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। धुंध की तरह फैले हुए धुएं के दरमियान काशान कुर्सी पर बेहिस हरकत बैठा हुआ नजर आया। निशा, गर्मी से ये क्या हालत बना रखी है? काशान सर्द लहजे में, ये हालत मुझे बेहतर महसूस कराती है, तुम नहीं समझोगी। निशा फिर दिमाग के बढ़ाते हुए,
अगर यही बेहतर है तो फिर खराब क्या होगा काशान। निशा ने सिगरेट की आखिरी कश लेकर एशट्रे में बुझा दी थी, मगर इसके चेहरे पर कोई तासुर न आया। काशान गुस्से से चीखते हुए, तुम इस तरह बगैर इजाजत मेरे कमरे में ना आया करो, जहर लगती हो तुम मुझे। निशा चंद लम्हे के लिए बेहिस्सा हटकर खड़ी रही। इसके दिल की धड़कन जैसा थम गई हो, मगर इसने खुद को संभाला और एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। निशा धीमी मगर मजबूत आवाज में, जहर तो तुमने खुद अपनी जिंदगी में भर लिया है काशान, मैं तो बस इसे कम करने आई थी। काशान की आंखों में कुछ लम्हे के लिए हल्की सी हैरत झलकी, मगर वो जल्दी से चेहरे पर सर तासरात लिए इसने रुख मोड़ लिया और खामोशी से सिगरेट जला ली। काशान गुस्से से सड़ लहजे में, मुझे ना तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हारी हमदर्दी की, तुम मेरे कमरे से तशरीफ ले जा सकती हो। निशा के अंदर एक टीस लगी थी, मगर इसने अपना सर बुलंद रखा। एक कदम पीछे हटते हुए निशा आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में, अगर मैंने अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तो फिर मेरी मौजूदगी तुम्हें इतना तंग क्यों करती है? काशान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चेहरे पर एक और सरतासरात के साथ इसकी तरफ देखा। काशान गुस्से से नज़रें सख्ती से इसकी तरफ जमाते हुए बोला, बहुत बड़ी गलतफ़हमी है तुम्हें अपनी ज़ात के लिए, मुझे तुम्हारे होने या ना होने पर फ़र्क पड़ता है। जितनी जल्दी हो सकता है अपनी इस गलतफ़हमी को दूर कर लो। अब तुम्हारा ससुर ज़िंदा नहीं जो तुम्हारी सपोर्ट के लिए खड़ा होगा, और ना ही अब तुम ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में रह सकती हो। जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारा ही फायदा है। ना तुम मुझे कल पसंद थी, ना आज पसंद हो और ना कभी हो सकते हो। निशा के दिल में काशान की बातों पर से गहरी चोट लगी थी। इसका दिल तिरछियां होने लगा था। निशा सर्द लहजे में, तुम्हारी नफरत भी मैं एक हद तक होती है तुम्हारी नफरत में भी एक हद होती है काशान, लेकिन तुमने वो भी हद पार कर दी। काशान ने इसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए नजर फेर ली थी। वो लापरवाही से सिगरेट के कश लगाता रहा था। इसे निशा के दर्द की कोई लेना देना नहीं था। इसके तो अंदर का दर्द इतना ज्यादा था कि जो इसे हर लम्हे बेसुकून किए रखता था। वो खामोशी से कश लगाता रहा, जैसे इसके जिस्म में सिगरेट का धुआं इससे दिल की आग को ठंडा कर रहा था। लेकिन हकीकत ये थी कि वो खुद को एक जलते हुए शोले की तरह इसका इसका धीमा सा धुआं भी किसी को महसूस नहीं होता था। निशा की आंखों में आंसू चमकने लगे थे, मगर इसने खुद को काबू में रखा था। काशान के अल्फाज को या बर्फ की तरह इसके दिल पर जमने लगे थे, मगर वो बिल्कुल खामोश रही। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें आपस में टकरा गईं, जैसे काशान उसकी कमजोरी को ध्यान से देख रहा हो, इसका दुख अपने अंदर जज्ब कर रहा हो। काशान का लहजा बेहद सरल था, ये रोना धोना रूम से बाहर जाकर करो, और खुद को मजलूम मत बनाया कर। मजलूम तुम तब होती जब तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता ना होता। तुम शुरू से जानती थी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, फिर भी तुमने जबरदस्ती मेरी जिंदगी में आकर अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। अब भी वक्त है, लौट जाओ। निशा की आंखों में जो तकलीफ थी वो दिल को चीरती थी, मगर इसने कुछ नहीं कहा। दिल में टूट-फूट की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन इसकी ज़ुबान चुप थी। वो जानती थी कि अब अल्फ़ाज़ की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि वो जो खला इनके दरमियान थी, वो किसी लफ्ज़ से नहीं भर सकता था। इनके बीच का दरिया इतना गहरा था कि कोई भी इसे पुल इसे पार नहीं कर सकता था। काशान इसकी खामोशी से बेपरवाह रहा था। इसके अंदर एक दर्द की गहरी लहर थी, लेकिन वो चाहता था कि निशा किसी भी तरह इसकी ज़िंदगी से चली जाए। वो चुप रहा और इसकी तरफ घूमकर वापस सिगरेट का कश लेने लगा। निशा की आंखों में आंसू थे, मगर वो फिर भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। इसकी आवाज़ में लरसा था, मगर इसने अपनी कमज़ोरी को छुपाने की पूरी कोशिश की। वो काशान के सामने खड़ी हुई थी, इसकी आंखों में सवालात और दर्द की गहराइयाँ थी। कौन है वो और कहाँ है? वो जिसके लिए तुम हमेशा मुझे गंदे कपड़े की तरह खुद से दूर रखते हो। ज़िंदगी में एक बार भी मुझे इससे मिलना चाहोगे? काशान ने एक गहरी सांस ली और फिर इसकी तरफ नज़र उठाकर सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी ये बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारा रोना, तुम्हारी तकलीफ, सब ये सब मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम हमेशा से जानती थी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हें अपने अंदर की हकीकत को समझना होगा निशा। निशा की आंखों में दर्द की एक लहर दौड़ रही थी, मगर वो खामोश रही। इसकी धड़कन तेज हो रही थी और वो अंदर एक खला पैदा हो रही थी, जैसे इसकी रूह कुछ दूर दराज दूर दरवाजे के सामने खड़ी हो। काशान ने मज़ीद कहा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के बजाय किसी और के इश्क में मुब्तला हो, और तुम्हारी ये कोशिशें तुम्हारी अज़ियत को बढ़ा रही हैं। निशा की सांस रुक गई थी, इसके दिल में टूट-फूट हो रही थी, मगर इसने हिम्मत न हारने की कोशिश की। इसकी आवाज़ में मजबूती आई, तो फिर क्यों तुम मुझे छोड़ नहीं देते? क्यों तुम मुझे इस तरह तकलीफ देकर खुश हो? काशान की आंखों में एक सर्द और बेपरवाह तासुरात था। इसने एक लम्हे के लिए निशा को देखा और फिर अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली, जैसे वो इसकी बातों को सुनने के लिए तैयार न हो। तुम्हारा रोना और सवालात मेरे लिए बेवक़्त है। इसने सर्द लहजे में कहा, तुमने खुद अपनी ज़िंदगी तबाह की है, अ, और अब भी तुम्हें फैसला करने का मौका है। लौट जाओ, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। निशा के अंदर एक और गहरी टूट-फूट थी, मगर वो जानती थी कि इसकी बातों का कोई असर राशान पर नहीं पड़ेगा। इसका दिल टूट चुका था।
लेकिन वो खामोशी इख्तियार कर गई थी क्योंकि इसके तस्लीम के अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं था। काशान के सामने खड़ी निशा की आंखों में सवालात का समंदर था, मगर इन सवालात का कोई जवाब नहीं था। जो जवाब दे सकता था वो हमेशा ऐसी जली कटी बातें करता था। क्या वो बहुत खूबसूरत है, मुझसे भी ज्यादा? निशा के दिल में ये सवाल गूंज रहा था, लेकिन जुबान से कुछ ना निकला। काशान रिजवी के सामने अपनी बात रखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी, क्योंकि वो जब भी बोलता था ऐसे जहरीले अल्फाज बोलता था कि निशा की रो तक छलनी हो जाती थी। इतना कुछ सुनने और झेलने के बावजूद इसका दिल इस लड़की को जानने के लिए तड़प रहा था, जिसका काशान के दिल पर ऐसा असर था कि 3 साल की शादी में इसने भी कभी भी निशा के करीब आने का मौका नहीं दिया था। काशान ने 3 साल के दौरान कभी भी निशा को अपनी मोहब्बत का तासुर नहीं दिया था। इसने ना कभी अपने इसे अपने करीब आने दिया और ना ही कभी इसको छुआ था। निशा बहुत खूबसूरत थी, मगर काशान ने हमेशा इससे दूरी रखी। इसकी खूबसूरती का इस पर कोई असर न था। वो जानना चाहती थी कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या था जो इसका दिल कभी भी इसे भूल न सका। मगर निशा के अंदर वो हौसला कहाँ था? वो काशान से सवाल करती, कैसे इसके दिल की तड़प को समझा पाती? वो हमेशा अपने तेज और कड़वे अल्फाज में छुपे एहसासात को जाहिर करता था और निशा की बेहिसी को महसूस कर रही थी। वो रोते हुए अपनी आंखों के आंसू साफ करती और सिगरेट की टोटियां एश ट्रे में एक जगह इकट्ठा करती गई। हर सिगरेट की टोट से इसका मजीद दिल बिखर रहा था, लेकिन वो खामोशी से इन टोटों को इकट्ठा करती रही, जैसे वो खुद को चुप कराने की कोशिश कर रही हो। काशान ने एक नजर भी नहीं डाली थी इस पर। वो इसी अंदाज में अपनी कुर्सी पर टेक लगाए सट बहन से सिगरेट के कश लेता रहा। वो निशा के कमरे में मौजूदगी को इतनी अहमियत नहीं देता था। इसका रूम में होना या ना होना इसके लिए फर्क नहीं पड़ता था। इसके दिल में कुछ भी नहीं था सिवाय अपनी दुनिया के, जो निशा के लिए हमेशा बंद दरवाजों की तरह रही थी। खाना खा लीजिए, वो खड़ी होते हुए कमजोरी से बोली। काशान ने सर लहजे में जवाब दिया, मुझे नहीं खाना, तुम जाकर खा लो। प्लीज काशान, यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। कम से कम आप खाना तो एक टेबल पर मेरे साथ बैठकर खा ही सकती हैं। निशा ने एक आखिरी कोशिश की। काशान की आंखों में गुस्सा था। वो अपने सर लहजे से बोला, कोई भी बात आराम से तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुसती निशा? मुझे तुम्हारे साथ बैठने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम चाहे जितना मर्जी मुझे खुद में उलझा लो, एक बार तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? काशान रिजवी भी तुम्हें नहीं अपनाएगा। वो एक लम्हे के लिए रुककर फिर सख्ती से बोला, चली जाओ, इससे ज्यादा तुम्हारे वजूद को रूम में बर्दाश्त नहीं कर सकता। काशान की बातों ने निशा को हिलाकर रख दिया। उसे सकते हुए खौफ और गम के साथ 2 कदम पीछे हटते हुए रूम से निकल गई। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो खामोशी के कदम उठाती हुई बाहर निकल गई। निशा को साथ ये सब कुछ नया नहीं था। काशान का हर लफ्ज, हर अमर, जैसे इसका दिल मसीह टूटता जा रहा था। वो खुद को संभालने की जितनी भी कोशिश करती, हर बार वो कुछ और टूटकर बिखर जाती। पहले जब ससुर जिंदा थे तब काशान में कुछ तहम्मुल था, कुछ दरगुजर था, मगर अब वो शख्स बिल्कुल बदल चुका था। अब इसकी जिंदगी में बेतुका राह की जानिब कदम बढ़ते हुए इसने निशा को बेवकत और बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। निशा खुद से तंग आ चुकी थी। अब इसकी जिंदगी अब शगाफों से भरी हुई थी, जहाँ कोई सुकून या राहत नहीं थी। फिर भी वो काशान को छोड़ने के बारे में सोच नहीं सकती थी। ये दर्द इसके अंदर की तकलीफ बन चुका था कि वो इस शख्स से बेहद मोहब्बत करने लगी थी, जिसकी नज़र में इसकी कोई हैसियत नहीं थी। निशा जानती थी कि वो कभी भी इसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनेगा, मगर फिर भी वो उम्मीद की धुंधली रोशनी से चिमटी रही थी। शायद कभी काशान का दिल नर्म हो जाए, शायद इसकी मोहब्बत का कुछ असर हो। इस उम्मीद पर वो काशान के दिए हुए हर जख्म को समेट कर इसके साथ जिंदगी जीने पर मजबूर थी।